Hello college students, welcome back to my channel IGNU Pathshala. So today we will discuss unit number 6 strengthening democracy through governance. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जब इंडिया हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिया ने चूज किया, जो इंडिया के फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने चूज किया कि हम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनाएंगे, लोकतंत्र अपनाएंगे अपने देश के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेमोग्राफिक एंड लिटरेसी शिफ्ट। इंडिपेंडेंस के टाइम पे भारत में सिर्फ 12% जनता ही लिटरेट थी। 2011 में जब दोबारा सेंसस हुआ तो 73% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट हुई। अब इससे हमें क्या पता चलता है, हम देख रहे हैं कि विकास हो रहा है, ठीक है, बदलाव आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं इंडिया के अंदर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रोसेस। जिस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ ओनली 3% हमारा जीडीपी था एज कंपेयर टू वर्ल्ड जीडीपी, ठीक है, यानी पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 3% जीडीपी जो है इंडिया से आ रहा था, इतनी वास्ट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, जो 8.5% से बढ़ा 2017 में। और आज के टाइम में हम जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पॉवर्टी रिडक्शन, इंडिपेंडेंस के टाइम पे बहुत गरीबी थी, ठीक है, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने स्कीम्स लाए, प्रोग्राम्स लाए, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स लाए, जिससे जो है हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो 27.5% से गिरी है। अब ये इतना परसेंटेज ध्यान नहीं रखना है, बस हमें सिंपल पॉइंट जो है इस पूरे क्रक्स जो समझ में आता है वो ये है कि इंडिपेंडेंस के टाइम से और जब मतलब सेंसस हुआ उस टाइम तक हमें बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले, और चेंजेस कैसे, पॉजिटिव, कि देश का सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी डेफिनेशन एंड फीचर। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, जो हम 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट where people govern the country either directly or through elected representative। एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। दो टाइप की डेमोक्रेसी बताई है इसमें, पहला जहाँ पे डायरेक्टली लोग इन्वॉल्व होते हैं, दूसरा जहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं। इंडिया में कौन सी है, इंडिया में है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। क्यों है, बिकॉज डायरेक्टली लोगों को इन्वॉल्व करवाना इंडिया में संभव नहीं है, बिकॉज इंडिया की जो पॉपुलेशन है इज वेरी वास्ट एंड डाइवर्स इन नेचर। डाइवर्स इन नेचर मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन आर देयर इन इंडिया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने के लिए मिलती है स्विट्जरलैंड के अंदर, जहां मतलब स्विट्जरलैंड देश भी छोटा है एज वेल एज वहां की पॉपुलेशन भी कम है। नेक्स्ट, की फीचर्स क्या है इसके, इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल पावर, सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पावर भी इक्वल है। जो भी देश के नागरिक हैं 18 साल की उम्र जो अटेन कर लेते हैं वो लोग एलिजिबल हैं कि वो वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें कोई धर्म बीच में नहीं आता, कोई आपका अमीर गरीब बीच में नहीं आता, सभी लोग एलिजिबल हैं जो 18 साल की एज अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट, सिविल लिबर्टीज, हमारे पास बहुत सारे राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है, सस्टेन राइट टू डिस्कस एंड एसोसिएट है, ठीक है, कि अगर हम किसी बात के ऊपर डिस्कस करना चाहे पीसफुली तो हम कर सकते हैं और एसोसिएट हो सकते हैं आपस में। नेक्स्ट इज रेगुलर इलेक्शन, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, ऐसे तो नहीं है एक बार गवर्नमेंट बन गई तो बन गई फिर वो हमेशा के लिए, नहीं। नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल ड्यूटीज, जो भी लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो लॉ बनाते हैं, दे शुड इंश्योर कि सभी लोगों को इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन मिले, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज मिले अच्छी, ठीक है, रिसोर्सेज मिले, वर्क प्लेस अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब एम्प्लॉयमेंट मिले, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लोटेशन मिले, जो हम देखते हैं ना लेबर्स का एक्सप्लोटेशन होता है कि उनको वेजेस कम दिए जाते हैं, ये सब चीजें ना हो, एंड जेंडर इक्वालिटी हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जिस टाइम पे इंडिया ने डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया तो उस टाइम पे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स ने बोला कि एक ऐसा देश जहाँ पे मल्टी एथनिक सोसाइटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन एक्सिस्ट करते हैं, डिफरेंट क्लास एग्जिस्ट करती हैं, वहां पर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंट हो पाना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है। स्टिल इंडिया ने उस चीज को क्या करके दिखाया, ओवरकम करके दिखाया, और आज तक हमारे देश में डेमोक्रेसी स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल फ्रेमवर्क सर्व करता है गवर्नेंस के लिए, कैसे,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, तीनों के सेपरेट रोल जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एग्जीक्यूटिव कैसे वर्क करेगी स्टेट के अंदर, लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा, जुडिशरी कैसे काम करेगी। अब आप कमेंट डाउन करके मुझे बताओगे एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, लेजिस्लेचर का और जुडिशरी का क्या काम होता है। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल वैल्यूज। प्रीएम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से वन पेज नोट है, हम कह दें क्रक्स है बिल्कुल एकदम, कि क्या क्या मेन चीजें हमने अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाई हैं। पहला है, इंडिया एक सर्वजन सोशलिस्ट और सेक्युलर कंट्री है। सर्वजन मतलब कि हम अपने देश के लिए डिसीजन खुद ले सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिस भी सरकार को हम इलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी करंट में बीजेपी है, तो जो हमारे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो सक्षम है हमारे देश के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, कि हम किससे ट्रेड करेंगे किससे नहीं करेंगे, ये सब जो डिसीजन है वो खुद लेने में हम सक्षम है, हमें किसी और देश की आवश्यकता नहीं है। सोशलिस्ट का मतलब है हम हमेशा अपने जो लोग हैं, जनता है, सिटीजन्स है, उनके वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। सेक्युलर का मतलब है सभी रिलीजन को इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, स्टेट किसी भी रिलीजन की तरफ बायस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इट गारंटी ऑल सिटीजन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हर एक स्पेयर में लोग जो है उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा और उनको जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास आजादी है कि हम अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिस रिलीजन को हम चाहे वर्शिप कर सकते हैं, हमारे पास इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है राइट्स एंड प्रिंसिपल। तो दो टाइप के राइट्स होते हैं, पहला है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये जस्टिसेबल राइट्स होते हैं, यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डीपीएसपी। डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। डीपीएसपी क्या है, एक गाइडलाइंस है जिसको स्टेट को मद्देनजर रखते हुए डेवलपमेंट करना होता है। मतलब अगर कोई भी स्टेट अपने अपने स्टेट, यहाँ पे बात हम क्या किसकी कर रहे हैं, जैसे यूपी एमपी बिहार हो गए, तो इन स्टेट के लिए गाइडलाइंस दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये चीजें, ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखते हुए आपको अपने देश में विकास करना है, ठीक है। और इनका मेन मोटो क्या होता है कि पब्लिक वेलफेयर हो, लोगों का विकास हो, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है सुविधाएं मिल सके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर। देखो क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया ना कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें दो हाउस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंटर और स्टेट दो चीजों में पावर डिवाइड करता है, कि सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है, बट ज्यादा पावरफुल कौन है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, स्टेट कम पावरफुल है। उसी को हम क्या कहते हैं, क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ फेडरल प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है, नहीं, यहाँ पे स्टेट के पास ज्यादा पावर है। इंडिया में कितने स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट हम देखेंगे गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस क्या है। तो गवर्नेंस रिफर्स टू द ट्रेडिशन एंड इंस्टीट्यूशन बाय विच अथॉरिटी इन अ कंट्री एक्सरसाइज, यानी कि गवर्नेंस का मतलब है कि कैसे एक देश में जो गवर्नमेंट है वो चूज की जाती है, कैसे फिर मॉनिटर करते हैं लोग कि वो जो जिस सरकार को हमने चुना है क्या वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर वो सही से काम नहीं करती तो कैसे उसको रिप्लेस कर दिया जाता है 5 सालों में, जो इंडिया में टर्म है 5 ईयर का। ओके, नेक्स्ट गुड गवर्नेंस एंड इंडिकेटर। तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ इकोनॉमिक एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी 1980s में, तो उसके बाद जो है इंडिकेटर्स इंक्लूड करें, ठीक है, जो देश की गुड गवर्नेंस बताते हैं। पहला ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी, थर्ड रूल ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड बीइंग प्रो वुमेन प्रो पुअर एंड प्रो एनवायरमेंट, यानी कि एक देश में जो भी नीतियां बन रही हैं, जो भी पॉलिसियां बन रही है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब है क्या उनमें करप्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, लोगों की तरफ सरकार कितनी अकाउंटेबल है, मतलब अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली कि भाई हम आपको 100 दिन का रोजगार देंगे, ठीक है, एनजीनरेगा स्कीम जो है, अगर वो स्कीम सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो जब लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपने जो इसमें 10 करोड़ रुपया लगाया था स्कीम में इन्वेस्टमेंट की थी वो 10 करोड़ कहाँ गया, जब ये स्कीम सक्सेसफुल ही नहीं हो पाई, तो ये होती है अकाउंटेबिलिटी कि सरकार अब जवाब दे उस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वो स्टेट जो है कंट्री जो है वो गवर्न हो रही है या नहीं हो रही है, या वहां पे तानाशाही चल रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कितना इफेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है देश का कितना इफेक्टिव है, वुमेन्स के लिए क्या डेवलपमेंट है, पुअर्स के लिए क्या डेवलपमेंट है, और इन्वायरमेंट का वो सस्टेनेबल ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्नाइजिंग एलिमेंट। अब क्या आ गया, कुछ मॉडर्नाइजिंग एलिमेंट आ गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है,
वो एलिमेंट्स क्या है? एनवायरमेंटल रेगुलेशन, रैपिड इकोनॉमिक चेंजेस रिक्वायर अ डीपर डेमोक्रेटिक अप्रोच, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव आर इंक्रीजिंग लेवरेज टू इन्वॉल्व सिटीजन डायरेक्टली इन गवर्नेंस। अब क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड हुई है तो लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं पॉलिटिक्स के अंदर, लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे हैं। जैसे आपने भी रिसेंटली देखा होगा कि वुमेन बिल आया कि हम क्या देंगे, आरक्षण देंगे, वुमेन्स को सीट देंगे इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो कैसे लोगों ने अपने डिफरेंट ऑफ ओपिनियन थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ठीक है, उसके तहत जाहिर किया कि भाई कौन लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कौन लोग इसका सपोर्ट नहीं कर रहे। नेक्स्ट, गवर्नेंस मेजर्स टू स्ट्रेंथन ग्रास रूट डेमोक्रेसी। अब गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं एकदम रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के? पहला है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में चलाया गया, उसके बाद नेशनल एक्सटेंसिव सर्विस 1953 में चलाया गया। इनका मेन एम क्या था कि रूरल डेवलपमेंट, गांव लेवल पे डेवलपमेंट। फिर आई बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, इसको अपॉइंट किया देखने के लिए कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने चलाए वो कितने सक्सेसफुल रहे। तो इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि हमें जो है 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को अपनाना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और गवर्नेंस को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो 73 अमेंडमेंट के तहत हम क्या लाए, पंचायती राज सिस्टम लाए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट इज 6th और 7th प्लान। 5 ईयर प्लान, आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन अपॉइंट हुई थी 1953 में। ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन अपॉइंट हुई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है 6th और 7th 5 ईयर प्लान से। 6th और 7th 5 ईयर प्लान में हमारा शिफ्ट फोकस, जो हमारा फोकस है वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि पहले तक हम क्या करते थे, जैसे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया तो वहां पे हमने इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया। ठीक है, इस टाइप से हमारी एक अप्रोच रहती थी कि इन 5 सालों में सिर्फ हम इंडस्ट्रीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, अदर चीजों को हम निग्लेक्ट कर रहे थे। तो 6th 5 ईयर प्लान और 7th 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया कि भाई हम मल्टी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखेंगे, हर एक डायमेंशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, 8th और 9th 5 ईयर प्लान में हमने इंट्रोड्यूस किया एंड एक्सपेंड किया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऐसे ग्रुप होते हैं जहां पर महिलाएं एक साथ आकर अपना पैसा जो है पूल करती हैं, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करती हैं किसी भी बिजनेस को, छोटे बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, खाली महिलाएं नहीं, मेंस भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं, बट महिलाओं का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर। 10th 11th एंड 12th प्लान, यानी 10th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान सेट स्ट्रिक्ट मॉनिटरेबल टारगेट, यानी इन 5 ईयर प्लान में हमें एक प्रॉपर टारगेट देखने के लिए मिला है। ठीक है, हम डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं मल्टी डायमेंशनल, प्लस हमारा एक टारगेट भी है कि इस साल हमें पॉवर्टी बिल्कुल खत्म कर देनी है, क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना है लोगों को, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। नीति आयोग, अब फिर क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। ठीक है, जनवरी 1 2015 में। अब नीति आयोग कैसे काम करता है, नीति आयोग क्या प्रोवाइड कराता है, टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराता है टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कि आप कैसे डेवलपमेंट ला सकते हो, कैसे लोगों का विकास कर सकते हो, कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd में आपको बता चुकी कि पंचायती राज सिस्टम आया हमारा, जिसमें सबसे ऊपर क्या होती है, ग्राम सभा होती है। ठीक है, जहां पर जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो वोट कर सकते हैं। कंपल्सरी रिजर्वेशन ऑफ सीट, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर हमें वुमेन्स के लिए भी पंचायत में सीट जो है रिजर्व देखने के लिए मिलती हैं। आपने पंचायत अगर सीरीज देखी हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि कैसे जो उनकी वाइफ थी, ठीक है, वो प्रधान थी। यूनिफॉर्म 5 ईयर टेन्योर होता है। ठीक है, 5 साल का इनका प्रॉपर टेन्योर होता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई थी अर्बन म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, ये जो नगर निगम होता है ना, ये अब यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन ध्यान देता है पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट कराने में। ठीक है, अंडर आर्टिकल 243G, 243(4) एंड W, 243ZD, local bodies draft economic development plan which are consolidated for the whole area by district planning committee. district planning committee हेल्प से जो लोकल बॉडीज हैं वो अपने एरिया का कैसे डेवलपमेंट करना है उसका प्लान तैयार करती हैं, फिर वो सबमिट करती हैं, फिर ऊपर से स्टेट लेवल पे फंड आता है कि भाई इतना पैसा है, आप इस पैसे को यूटिलाइज करके डेवलपमेंट कर सकते। नेक्स्ट इज पीसा एक्ट। पीसा एक्ट क्या था, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, एक्सटेंडेड पार्ट 11
लोकल सेल्फ गवर्नेंस प्रोविजन स्पेसिफिकली टू ट्राइबल एरिया प्रोटेक्टिंग इंडिजिनियस ट्रेडिशन कस्टम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल। यानी कि पीस एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया, पंचायत की जो पावर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया ट्राइबल एरियाज तक। ट्राइबल एरियाज में भी जो है पंचायती राज सिस्टम जो है हमें देखने के लिए मिलने लगा। नेक्स्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म एंड सिटीजन एंगेजमेंट। इलेक्टोरल बेस मैनेज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शंस को कौन मैनेज करता है? सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इट मैंडेट 5 रेगुलर लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन 5 ईयर, हर 5 साल में जो है यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे ये 18 साल की जो उम्र जिन लोगों की हो गई है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। वोटर मोबिलाइजेशन, इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन हैज ड्रॉन SC ST एंड सोशल रिलीजियस माइनॉरिटी इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। लोगों के लिए सीट रिजर्वेशन है ना, SC ST के लिए सीट रिजर्वेशन है, तो इसीलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस का भी। नेक्स्ट है टारगेटेड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, पार्टनर विद स्टेट टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि सेंटर और स्टेट की यहाँ पे हमें साझेदारी देखने के लिए मिलती है कि कैसे सर्व शिक्षा अभियान पूरे इंडिया में चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके, बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट है 86 अमेंडमेंट एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, हम कवर कर रहे थे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, इसी में नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट टू एजुकेशन। 2009 में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 21A के अंदर, ठीक है। ये अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट्स में डाला गया था। क्यों डाला गया? कंपलसरी बनाने के लिए एजुकेशन, एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14, ठीक है। की RTI फोकस क्या था इसके अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या मेन फोकस था? टीचिंग मटेरियल मिले, बच्चों को एडुकेट, ट्रेन टीचर मिले, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है अच्छे से जो है चीजों को मैनेज करे। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैंडेट अनएडेड प्राइवेट स्कूल को रिजर्व 25% ऑफ एनरोलमेंट स्लॉट। यानी कि जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे 25% जो है सीट्स जो है बुक की जाए, जो जो बच्चे इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर है। जो बड़े बड़े स्कूल हम सुनते हैं ना, नाम रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, यहाँ पे भी जो है कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स जो है बैकवर्ड बच्चों के लिए रिजर्व होती है। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था गाँव वाले इलाकों में, क्यों आया था? जिससे हेल्थ केयर जो है अच्छा प्रोवाइड कर सके गवर्नमेंट। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, 100 days का एम्प्लॉयमेंट सरकार प्रोवाइड करने का वादा करती है, ठीक है। इन गांव के एरिया में, रूरल हाउस होल्ड के अंदर, ओके। अगर वो 100 days का रोजगार नहीं प्रोवाइड करा पाती, तो उसके उसके मतलब एक्सचेंज में वो क्या करते हैं, पे करते हैं 100 days की वेजेस। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इफ यू लाइक द कंटेंट, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें फॉर द PDF।